हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में आंसर राइटिंग बिल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि एक आंसर राइटिंग कैसे लिखी जा सकती है। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। यदि कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इसे देख रहे होंगे तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं और इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू राइट गुड आंसर। गुड को मैंने क्रॉस किया है और लिखा है एवरेज। तो एस्पिरेंट देखिए, आप एक अच्छा आंसर लिख नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन हमको 20 पूछता है। ठीक है, और 20 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखना, बहुत अच्छे से एक अच्छे तरीके से लिखना, ये इम्पॉसिबल है। इसे आप लिख ही नहीं सकते। इसलिए मैंने लिखा है कि एक एवरेज आंसर कैसे लिखा जा सकता है। एवरेज आंसर से ये रहेगा कि आपके जो 20 क्वेश्चन है, यदि आप इसे एवरेज भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप अपने पास एक ब्लैंक पेज A4 साइज सीट अपने पास रखिए और एक पेन रखिएगा। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप आंसर राइटिंग डेली करते हैं? क्या एक दो क्वेश्चन आप डेली लिख रहे हैं? क्या आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक जागरण के जो एडिटोरियल आते हैं उससे आंसर लिख रहे हैं? तो प्लीज़ प्लीज़ ये सब को स्टॉप करिए। आप अभी के अभी स्टॉप कर दीजिए। कोई सेंस नहीं बनता है इसका कि आप एक आंसर लिख रहे हैं या फिर 2 आंसर लिख रहे हैं या 3 आंसर लिख रहे हैं। ये कोई मतलब नहीं है। और ख़ासकर ये हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण से जो एडिटोरियल से लिखते हैं ना, जो कई लोग यूट्यूबर बता देते हैं कि आप इसका आंसर लिखिए और यहाँ पे सबमिट करिए, सब बंद करिए। कोई मतलब नहीं बनता और कोई इसका सेंस नहीं बनता है। ठीक है, देखिए, यदि आप आंसर राइटिंग डेली कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने ज्योग्राफी पढ़ा, ज्योग्राफी से एक टॉपिक ले लिए अपने साइक्लोन, साइक्लोन से आप पढ़ रहे हैं और उसका आंसर लिख रहे हैं, केवल एक आंसर। ये आपको कुछ कुछ भी इसका आपको सेंस नहीं बनेगा। लेकिन यदि आप एक वीक में आप एक बार FLT देते हैं 20 क्वेश्चन की, तो आप में उसको पता चलेगा कि यार इससे मेरे को क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहा है, और आप इससे अपनी स्ट्रेटजी को फाइंड कर सकते हैं कि यार मेरे को किस पोर्शन में ज़्यादा ध्यान देना है और क्या कर रहा है। तो अब ये कर रहे होंगे डेली एक एक आंसर लिख के, इसे करिए। आप एक आंसर लिख के किसे बताना चाहेंगे? आप एक दिन में एक आंसर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर लिख लेंगे, पर उस आंसर का क्या करेंगे आप? लिखना तो आपको एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन है ना, तो आपको स्ट्रेटजी भी वैसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि एक आंसर राइटिंग है वो बनती कैसे है, आंसर राइटिंग में होता क्या क्या है। तो आंसर राइटिंग में सबसे पहले होता है कि हमारे पास एक कंटेंट। जब आप एक आंसर लिख रहे हैं तो आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए, है ना। उस टॉपिक से लेके उसका कंटेंट होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड को समझना ज़रूरी है कि यार क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या पूछना क्या चाह रहा है वो। और यही चीज़ आप जो कुछ कंटेंट होगा, वो जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्या ये चीज़ आपको एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल आ रही है? क्या आप इसे याद कर पा रहे हैं? ठीक है, क्या उस क्वेश्चन का आपने प्रेजेंटेशन बनाया है? क्या उसका क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन आपके दिमाग में आ गया उस टाइम में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं? क्या आपका उसका प्रेजेंटेशन आपके दिमाग में आया? और क्या आप इसे टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं? जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या है। साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। क्या आपके पास, जब ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्या आपके पास इसका कंटेंट है? क्या आपके पास, आपने इसका क्वेश्चन की डिमांड को समझा कि यार क्वेश्चन आखिर बोलना क्या चाह रहा है? क्या आपके दिमाग में इसका प्रेजेंटेशन आया कि यार हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को मैंने रीड किया या फिर आधे मिनट में क्वेश्चन को रीड किया? क्या आपके दिमाग में उस टाइम ये प्रेजेंटेशन दिमाग में चलने लगा? क्या आपने इसे टाइम मैनेजमेंट में लिखने का ट्राई किया? यदि नहीं तो डोंट वरी गाइस, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ ये सब कैसे करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको कॉपी दिया, वो मतलब पेज रखने बोला था, उस पेज में सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि जो एग्रोकेमिकल फार्मिंग होती है, उस एग्रोकेमिकल फार्मिंग बेस्ड जो एग्रीकल्चर होती है, उससे इशू क्या क्या है, मतलब कृषि रसायन आधारित कृषि के मुद्दे क्या हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करिए और सोचिए और 8 मिनट आप ये क्वेश्चन को दीजिए और लिखिए कि इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है। प्लीज़ 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 ये फॉलो करिए, तभी इसका प्रॉफिट आपको अभी आगे वीडियो में समझ आएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अभी करिए। तो आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो देखिए, क्या आप कंटेंट जानते थे इसका? क्या आपको पता था कि यार एग्रोकेमिकल फार्मिंग क्या होती है और उसके मुद्दे क्या चल रहे हैं? क्या आपने क्वेश्चन की डिमांड समझा कि यार एग्रोकेमिकल से फार्मर को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं उससे?
इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ज्योग्राफी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कंज्यूमर को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये आपके दिमाग में आया? बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसके दिमाग में आए होंगे और कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आई, उनको दिक्कत हुई होगी हम इसका इंट्रो में क्या लिखेंगे, इसके मेन बॉडी में क्या लिखेंगे और इसका कंक्लूजन क्या बनाएंगे। कई लोग तो इंट्रो मेन बॉडी में रह गए होंगे, कंक्लूजन तक तो पहुँचे भी नहीं होंगे, तो आधे से ज़्यादा टाइम तो यहीं चले गया होगा आपका। क्या आपको इसने टाइम के साथ साथ सोचने और लिखने का समय मिला? क्या आपने इसका प्रेजेंटेशन दिमाग में बनाया? तो इस सब के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। देखिए कई लोग होंगे जिसका आंसर इन लोगों ने ऐसा सोचे होंगे कि यार स्टेक होल्डर बना देते हैं। स्टेक होल्डर में कौन कौन आ जाएंगे, फार्मर आ जाएंगे, कंज्यूमर आ जाएंगे, गवर्नमेंट आ जाएगी और इन्वायरमेंट। तो अब देखते हैं कि यार फार्मर को क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे प्राइस ऑफ पेस्टिसाइड ये इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हेल्थ इशू इसका बढ़ जाएगा, फिर बर्डन बन जाएगा फार्मर में, और कॉस्ट प्राइस भी इसकी बढ़ जाएगी, उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगी। अब कंज्यूमर में मतलब भुगताओं को क्या क्या नुकसान हो सकता है कि एग्रोकेमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो इससे हेल्थ इम्पैक्ट होगा ज़्यादा, है ना। प्रोडक्ट का प्राइस मतलब जो प्रोडक्ट होगा जो आप लेंगे उसका प्राइस बढ़ जाएगा, है ना, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को क्या नुकसान होगा, गवर्नमेंट को इम्पोर्ट होगा। तो ये सब चीज़ें, जैसे फिर एनवायरनमेंट हो गया, सॉइल फर्टाइल कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आई, यदि जिसके दिमाग में आई होगी बहुत अच्छी हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। जिसके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आई कि आंसर कैसे लिखा जा सकता था, ये सब ये अब मैंने आपको आगे वीडियो में बताया है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान से नोट कीजिएगा और देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। एक यूपीएससी साइकिल की एक रियलिटी होती है, ठीक है। आपकी रियलिटी क्या है, जैसे अभी का जो 2023 का प्रीलिम्स हुआ, इसमें 14,000 लोग सेलेक्ट हुए, ठीक है। और ये 14,000 लोग क्या करेंगे, मेंस लिखेंगे, ठीक है। 3,000 लोग यहाँ से इंटरव्यू देंगे और फाइनल सिलेक्शन कितना हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन 1100 समथिंग का सिलेक्शन हो जाएगा इन लोगों का, ठीक है। अभी यहाँ से जो रिजेक्ट हुए, रिजेक्ट कितने हुए थे, 11,000 लोग यहाँ से, ठीक है। अब 11,000 में से जो 7 से 8,000 लोग हैं ना फ्रेंड, ये आप लोगों के साथ 2024 में फिर से मेंस लिखेंगे। 11,000 में से 7-8 हज़ार लोग फिर से आपके साथ मेंस लिखेंगे और इनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, बहुत टॉप लेवल की इनकी तैयारी, सब चीज़ इनके पास कंटेंट होगा, हर एक चीज़ के नोट्स बने होंगे। ये सब लोग आप लोगों से फाइट करने वाले हैं। तो हमको कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हम इनसे अच्छा आंसर लिख सकते हैं और इनके जैसा आंसर लिख सकते हैं, ताकि हम लोग मेन लिस्ट में आ सकें, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि अपने को आंसर कैसे लिखना है जो आप 7-8 हज़ार लोगों से ज़्यादा लिखें। और ये एक ईयर का नहीं है। अब जैसे मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, 2025 का कोई एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा होगा तो 2025 में भी जैसे ये 7-8 हज़ार में से लोग जो फिर सेलेक्ट नहीं होंगे, जिसमें से 2-3 हज़ार लोग जो होंगे वो आप लोगों के साथ फिर आंसर लिखने, फिर मेंस में बैठने वाले हैं और इनके आंसर आप लोगों से भी बहुत अच्छे होंगे। तो आप ऐसी तैयारी कीजिए कि आप इनके जैसे आंसर और इनसे अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं जो हमेशा आपसे बोलते रहता हूँ कि यार एक मार्क्स मतलब एवरी सिंगल मार्क मैटर करता है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप रीज़न सुनेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। जैसे आप 2022 का रिज़ल्ट देखिए, ठीक है। 2022 के रिज़ल्ट में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जैसे जिनकी रैंक है 999, ये मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, ठीक है। जिनकी रैंक है 999, वो सॉरी मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स 999, उनका नाम क्या है, अनुजा त्रिवेदी, ठीक है। अनुजा त्रिवेदी जो है, इनके मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स है 999 और इनकी रैंक कितनी है, 81। और यहीं पे मैं बात करता हूँ जिनकी रैंक जिनके मार्क्स हैं टोटल वो 960 हैं और 960 है ये, ठीक है। और इनकी रैंक कितनी है, 425। अब 999 से लेके 960 जो मार्क्स है, इनके बीच डिफरेंस कितने मार्क्स का है, 39 मार्क्स का। अब सोचिए 81 रैंक से ये आपको प्रॉपर आईएएस दिलवा रहा है और 960 मतलब कितनी रैंक, 425 रैंक। अब समझिए आप 425 रैंक से 81 रैंक सीधे, वो भी 39 मार्क्स का। तो एक मार्क्स आप पे कैसे इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। यदि आप 39 क्वेश्चन, यदि हम GS 3 में जो लोगों के कम नंबर आ रहे हैं, यदि उसी में नंबर अच्छे आ जाते, यदि मान लो मैं कह रहा हूँ जिसके 670 नंबर हैं, यदि वो इसमें 87 या 89 या 90 नंबर भी ला लेता, मतलब कितने मार्क्स का इंक्रीज़ हो जाता है इसमें, 15 से 20 मार्क्स का, और अदर सब्जेक्ट में भी ला लेता तो उसकी रैंक आ जाती।
इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक एक मार्क्स कैसे मैटर करता है वो ये है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए। आप वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको लोग पूरा ही इग्नोर कर देते हैं। क्यों भाई, पढ़िए ना, इसको पढ़िए। एक क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 15 नंबर मार्क्स, 15 नंबर लाएंगे तो सीधा आपका टॉप प्रॉपर आईएएस मिलेगा। नहीं तो आपको फिर मिलना है इसमें कौन सी सर्विस मिलती है, ठीक है, 426 में, फिर वो देखिएगा। सीधा आईएएस के लिए आपको 39 मार्क्स का, इसलिए एक एक मार्क्स ज़रूरी है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट की जाती है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि नोट्स। आंसर राइटिंग बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो आपके होता है नोट्स का। आपके नोट्स जिस टाइप से बने होंगे आप आंसर राइटिंग भी वैसे ही करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यदि आपके आंसर, जैसे मैं आपको मेरे नोट्स, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि मेरे नोट्स कैसे बने हुए हैं, उसके हिसाब से मैं आंसर लिख लेता हूँ। जैसे आपको हमेशा अपने नोट्स कैसे बनाना है, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, उस टॉपिक को आप देखिए कि उसका इंट्रो कैसे बनाया जा सकता है। जैसे एकीकृत कृषि प्रणाली आपने पढ़े, अब एकीकृत कृषि प्रणाली में आप इसका इंट्रो कैसे बनाएंगे। अब इंट्रो वही बनाएंगे कि लिखना है कि आईएफएस होता क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, यही चीज़ आपका क्या बन जाएगा, इंट्रो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा कि इंट्रो में क्या क्या आनी चाहिए, है ना। तो आपके जो नोट्स हैं वो भी इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ये तीनों फॉर्मेट में बने होने चाहिए, है ना। जैसे कि साइक्लोन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यार साइक्लोन के पास आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि यार मेरे को इंट्रो में क्या लिखना है, उसकी बॉडी में क्या लिखना है, और उसके कंक्लूजन आएगा तो कंक्लूजन में क्या लिखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए, किसी टॉपिक का इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, है ना। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा कि यार यही चीज़, ये कैसे पता चलेगा कि इससे क्वेश्चन ही क्या आएगा और हम कैसे नोट्स बनाएंगे, हमारे को कैसे फॉर्मेट करना है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगा किससे, पीवाईक्यू से। आप पीवाईक्यू देखिए ना, पीवाईक्यू देखिए आप कि यार जैसे मान लो मैंने आपको बताया है कि पीडीएस के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आया, पीडीएस के ऊपर क्वेश्चन आया कि यार क्या है इसका इम्पैक्ट, क्या पड़ेगा, इसके उद्देश्य क्या है। उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चन आ गया है कि किस प्रकार से सहायक हो सकता है, क्या सब्सिडी दे के वो हो सकता है। तो आप पीडीएस जब पढ़ रहे हैं आप, तो पीडीएस के पास आप चारों तरफ से सोच सकिए कि जो जैसे 3 क्वेश्चन ये आपके पीवाईक्यू में पूछा, अब चौथा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, करंट बेस में पूछ सकता है, तो आपके उसके करंट अफेयर आपके पास तैयार होना चाहिए। और ये सब फॉर्मेट आपका इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में लिखा होना चाहिए आपके नोट्स में, है ना। जैसे कि ये मेरे नोट्स थे। जैसे मैंने यहाँ पे समेकित कृषि प्रणाली के बारे में बताया कि क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके घटक वगैरह के बारे में बता दिया। तो ये सब मेरे नोट्स में है, ये टॉपिक मेरे पास में है। अब यहीं से उसने 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि समेकित कृषि प्रणाली क्या है और ये किस प्रकार से कृषियों को लाभदायक होगी। तो ये देखो क्या है वाला टॉपिक मेरे नोट्स में आ गया, और ये किस प्रकार से लाभ होगी, तो इसके लाभ ये हो गए, है ना। तो इसमें मैंने कृषि के लाभ भी बता दिया था। ये जैसे इसके उद्देश्य के बारे में नोट कर लिया था मैंने, उसके बाद ये इसके घटक हो गए थे और इसके लाभ हो गए थे, और ये क्यों आवश्यक है। तो क्वेश्चन जैसे ये इस टाइप के आपके पास जब नोट्स होंगे ना, तो जब आप देखिए आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जब आप प्रीलिम्स और मेंस का गैप देखेंगे तो कितना टाइम रहता है आपके पास, हार्डली 2.5 महीने का समय। तो उस समय आपको बस यही करना है, इंट्रो आपको याद करना है, बॉडी में क्या लिखना है वो याद करना है, और ये सब याद करना है जो क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। जैसे उसी प्रकार फिर मैंने भारत और चीन में बात कर लिया था। भारत चीन से कुछ क्वेश्चन हमेशा जो वर्तमान में विद्यमान मुद्दे रहते हैं उसी के ऊपर आता है। तो सबसे पहले आप जब इंट्रो लिखेंगे तो इंट्रो में आप ऐतिहासिक संबंध के बारे में बात कर लेंगे, है ना। तो ये हो गया इसके पॉइंट कि आपके सब नोट्स में हो गया। तो आप जब मेंस एग्जाम देंगे, मेंस एग्जाम देने जाएंगे आप, तो उस समय बस आपको ये माइंड मैप इसका याद करना पड़ेगा कि यार माइंड मैप में क्या लिखना है, ऐतिहासिक संबंध। तो हाँ, आपने इसके बारे में अंदर पढ़ चुका है, तो बस आपके दिमाग में ये रिकॉल होते जाएगा कि यार मेरे को ऐतिहासिक संबंध में क्या लिखना है। और जब भी क्वेश्चन इंडिया चाइना का आएगा तो मेरे को यही इंट्रो में डालना है, ना कि ये डालना है कि यार रिसेंटली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गए थे, ये कुछ नहीं डालना अपने को। आपको ऐतिहासिक संबंध डालना है, उसके पीछे भी द्विपक्षीय संबंध क्या है वो चीज़ें डालेंगे तो आप उनके नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब वैसे ही मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी की बताता हूँ। ये मेरे जो नोट्स हैं खुद बने हुए हैं, ये शायद 2012 या फिर 14 में, याद नहीं आ रहा है, उसी समय क्वेश्चन पूछा हुआ था। और ये आपके सेम एज इट इज़ आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि भारत में वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद के कारण क्या है। तो जब मैंने इसके नोट्स बनाया तो मैंने इसके नोट्स बनाया कि ये मैंने डाल दिया इंट्रो में। जब भी मेरे पास इंट्रो आएगा तो मैं यही डालूंगा कि दक्षिणपंथी और वामपंथी क्या है, और ये सब चीज़ डाल दूँगा, ठीक है। अब इसका इंट्रो में क्या लिखूँगा, तो इंट्रो मैंने हमेशा अपने एक एक चीज़ का जो टॉपिक सिलेबस में है वो टॉपिक मेरे नोट्स में भी है, और हर एक चीज़ का मेरे पास इंट्रो लिखा हुआ है, उसकी मेन बॉडी लिखी हुई है, उसका कंक्लूजन लिखा हुआ है। जैसे इस टॉपिक का मैंने इंट्रो में ये लिख दिया था,
ठीक है। इसकी मेन बॉडी स्टार्ट कर दिया कि यार इसके सिद्धांत क्या है। अब सिद्धांत को मैंने समाजवादी सिद्धांत और माओवाद का सिद्धांत ये बता दिया था। फिर इसके उग्रवाद के चरण पूछ लिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में चरण पूछ लेगा, तो इसके चरण भी मैंने बता दिया था, है ना। फिर उसी प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद के बारे में पूछा, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद के क्या क्या कारण है, तो उग्रवाद के मेरे पास कारण लिख दिया था ये अपने नोट्स में। ये उसके उद्देश्य लिख दिया था। अब उद्देश्य भी मैंने एक एक स्टेट के बारे में बता दिया था, नागालैंड, मणिपुर, असम के बारे में। तो ये सब हो गया था मेरे पास, है ना। और उसके सरकार के द्वारा कौन कौन सी इसको निपटाने के लिए, जो विद्रोह हो रहा है उसको निपटाने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो ये प्रयासों के पास मेरे लिस्ट हो गए। तो अब ये देखिए, अब यदि क्वेश्चन इसके ऊपर आ गया, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण हैं, तो ये और सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाएंगे, तो ये मैं भाई यही नोट्स डालूंगा ना, ये वाले मैप डाल दूंगा, ये नोट डाल दूंगा। ये मैं इसको ऐसा नहीं है, देखो ये सब चीज़ें आपके पास अभी से नहीं होंगी। तो आप ये सोचिए, जिस दिन आप मेंस पेपर देने प्रीलिम्स दे दिए, अब उसके बाद आप ये कंटेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद इसकी आंसर राइटिंग कैसे करेंगे ये देखेंगे, तो अभी कुछ नहीं होगा। आप ऐसा सोचिए ना यार भाई, कि जब आंसर आप लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में जो मैंने पढ़ा हूँ वही लिखना है, और जो आपके नोट्स में है। नोट्स में इसलिए मैंने आपको बोला कि हमेशा नोट्स बनाइए आंसर राइटिंग जैसे, कि आंसर राइटिंग कर रहे हैं वही आपके नोट्स बनने चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो जितनी मेहनत है सबको आपको अभी करनी है, क्योंकि मैंने वही बताया, जो गैप होता है 2.5 महीने का होता है। अब 2.5 महीने में आप कंटेंट लिखेंगे, क्या आंसर राइटिंग करेंगे, है ना, या फिर आप दूसरा ही कंटेंट फॉलो करेंगे, मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अब जो 2.5 महीने में आपको अभी समझ नहीं आएगा, जिस दिन आप प्रीलिम्स निकालेंगे ना उस दिन आप देखिएगा क्या मेरे को क्या क्या करना है। मेरे पास पॉलिटी करूँ, ज्योग्राफी करूँ, या फिर इकोनॉमी करूँ, या फिर जो टॉपिक छोड़ देते हैं, जो अनटच टॉपिक होते हैं, जैसे कि इंडियन सोसाइटी हो गया, सोशलिज्म, इनके नोट्स बनाऊँ, क्या इनके इंट्रो बनाऊँ, क्या इनका मेन बॉडी बनाऊँ, क्या इनका कंक्लूजन बनाऊँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास अभी टाइम है। अभी आप जुलाई से लेके दिसंबर तक आप ये सब चीज़ के नोट्स तैयार करके रखिए। और नोट्स कैसे तैयार करना है, जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन हमेशा ऐसे ही इसे नोट करके रखते जाइएगा, ठीक है, ताकि आप जब देखें तो आप बस इनको पढ़ने की ज़रूरत पड़े। ये कोई मटेरियल मैंने आजकल कोचिंगों में देखा है, इतने मटेरियल देते जा रहे हैं, इतने नेट में मटेरियल मिल जा रहा है हर एक चीज़ का जो अननेसेसरी है। आप देखिए, आपको 500 शब्द, 1000 शब्द के मिल जाएंगे, लेकिन उसको 250 वर्ड में कैसे लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है, ये कोई भी नहीं बताया अभी तक, कोई भी नहीं बता रहा है। और आंसर अपने जो नोट्स होना चाहिए वो आंसर फॉर्मेट होना चाहिए, ये भी कोई नहीं बता रहा है आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार कोई भी आंसर का इंट्रो क्या हो सकता है, उसकी मेन बॉडी क्या हो सकती है और उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, ठीक है। तो इंट्रो में आप हमेशा डेफिनेशन डालने का काम करिए। जैसे मैंने वही आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है उसके बारे में लिख दिए, तो उसकी डेफिनेशन हो गई, है ना। जैसे अब मैंने आपको IR का क्वेश्चन होगा, है ना। अब IR के क्वेश्चन में मैंने आपसे इंडिया और चाइना का रिलेशन पूछा था, तो मैंने आपको जो उसका इंट्रो था वो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला उठाया था, तो ये उसमें काम आ जाएगा, ठीक है। या फिर कोई डाटा और फैक्ट से, जैसे इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन आ गया, तो इकोनॉमी के संबंध के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप उसके डाटा और फैक्ट से चालू कर सकते हैं, है ना। अब यदि कोई पॉलिटी का क्वेश्चन आता है, अब तो पॉलिटी का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे हमेशा आर्टिकल से जोड़ें, मतलब अनुच्छेद से। जैसे मान लो DPSP के कोई क्वेश्चन आया, तो DPSP के जो DPSP में मान लो सहकारिता के ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है, तो सहकारिता के ऊपर क्वेश्चन आया, तो अब सहकारिता के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यार कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में ये आया, किस अनुच्छेद में इसे रखा गया है, और इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए, है ना। अब तो इंट्रो में क्या आप लिख सकते हैं सहकारिता के, यार ये संविधान के हमारे किस अनुच्छेद में दिया हुआ है और किस संविधान संशोधन में लाया गया। तो पॉलिटिक क्वेश्चन को आप हमेशा अनुच्छेदों से जोड़ने का काम करिएगा, और जो संविधान संशोधन के तहत लाया गया उसे, ठीक है। अब बताता हूँ जो कोई नहीं बताता है, जैसे सोशल इशू हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया और GS4, इसके जो क्वेश्चन है ना गाइस, इसे आप हमेशा कोटेशन से स्टार्ट करिए, इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। मैंने अपने मार्क्स देखा है जब टेस्ट सीरीज़ वगैरह में देता था, तो इससे जो क्वेश्चन है इससे मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए थे मेरे, ठीक है। तो आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप सोशल इशू के, इंडियन सोसाइटी के, GS4 के, तो आप कोटेशन यूज़ करिए इनका, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेन बॉडी की। तो मेन बॉडी में होता क्या है, सबसे पहले आपको ये होता है कि क्वेश्चन के सभी पार्ट को समझना है, मतलब अंडरस्टैंड ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी डिमांड क्या है क्वेश्चन की, ये आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे आपने क्वेश्चन पढ़े, जैसे मान लो वो क्वेश्चन कहाँ गया, ये
क्या आप इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़े? अब देखिए कि यार ये क्वेश्चन में कितने पार्ट बन रहे हैं। सबसे पहला काम तो हो गया, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, आपने इसकी डिमांड समझ ली। अब देखिए क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं। जैसे ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में पार्ट पूछा है कि साइबर सुरक्षा के लिए विभिन्न तत्व क्या है। ये पहला पार्ट बन गया क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट इसका बना हुआ है कि साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, मतलब इसको चुनौतियों के बारे में बताना है अपने को, ठीक है। और उसको ध्यान में रखते हुए भारत में किस हद तक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति विकसित की गई है, मतलब चुनौतियों के बारे में ये पूछा हुआ, तो इसका ये सेकंड पार्ट बन गया है ना। अब इस चुनौतियों से लड़ने के लिए कौन कौन से कदम उठाए किसने, भारत सरकार ने, ये तो ये आपका क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन ब्रेक का जो पैटर्न है ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कितने पार्ट में आपको करना है। तो इसलिए आपको हमेशा, मैंने बोला हुआ है कि क्वेश्चन को हमेशा पार्ट में डिवाइड करिएगा ताकि उससे आपको प्रॉफिट होगा, है ना। उसके बाद तीसरी चीज़ ये होती है कि आप हमेशा क्वेश्चन के मतलब कितने डायमेंशन में आप उसे बनाना चाह रहे हैं, आप जो अप्रोच होती है उसको, आपको ये चीज़ें आप अभी से करेंगे ना, तो ये आपको जब एग्जामिनेशन में हम बैठे रहेंगे तब आपको बहुत प्रॉफिट होगा ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद जब बात करते हैं हम कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव या फिर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बता सकते हैं। जैसे एसडीजी के बारे में डाल सकते हैं, जैसे कोई डाटा होगा, या फिर डीपीएसपी के ऊपर या फंडामेंटल राइट के ऊपर बता सकते हैं क्या, हाँ ये करने से हमारे मौलिक अधिकारों को प्रॉफिट होगा, ठीक है। फिर एसडीजी बता सकते हैं, या फिर पुअर्टी हंगर के ऊपर पूछा तो एसडीजी बता सकते हैं कि 1-2 गोल हमारे इसमें हेल्प कर सकते हैं हमें, ठीक है, एसडीजी को कंप्लीट करने में। फिर नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव, जैसे कि आपको मैंने भारत और बांग्लादेश के संबंध में बताया था कि हाँ इसके मुद्दे तो है, जो मतलब कारण दिया था उसमें बताया था कि मैंने, हाँ ये नकारात्मक इसके संबंध तो कमज़ोर हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन मजबूत होते जा रहा है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव सेंस के साथ साथ पॉजिटिव चीज़ें लिखना है। ये 3 चीज़ें आपने यदि कंक्लूजन में लिख लिए तो आपको नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, यही चीज़ आपको नंबर दिलवाएंगे, ठीक है। यही तीनों चीज़ें आपको नंबर दिलवाएंगे और यही स्किल्स हमको सीखनी है। और ये स्किल्स कब सीखनी है हमको, जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच, ताकि क्योंकि देखो होगा क्या, जनवरी से लेकर आपको प्रीलिम्स में पूरा फोकस करना पड़ेगा, दिसंबर से जनवरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद अब जो प्रीलिम्स और मेंस का गैप रहेगा उसमें आपको बस क्या करना रहेगा, जो आपने जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपने जितना कंटेंट बनाया उसको बस रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं अपन टाइम मैनेजमेंट की। तो 10 मार्क के जो क्वेश्चन है वो 7 मिनट में, और 15 मार्क क्वेश्चन को 11 मिनट में, ये हर कोई बताता है। आजकल आप यूट्यूब खोलिए और टाइम मैनेजमेंट के बारे में सर्च मारिएगा कि यूपीएससी में एक आंसर कितने मिनट में लिखा जाएगा, तो ये हर एक बताएगा कि यार 10 मार्क का जो क्वेश्चन है उसको आप इतने मिनट में लिखिए, 15 मार्क का क्वेश्चन है उसको आप इसमें लिखिए। ये टॉपर ही बताते हैं, बट सबसे मेन चीज़ जो कोई नहीं बताता वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये होता है आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक, क्वेश्चन 10 तक आपको 10 मार्क का रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन 11 से लेके 20 तक रहेगा आपको 15 मार्क का क्वेश्चन। अब जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आया तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन 11 से लेके 20 का अब ये टेस्ट सीरीज में फॉलो करके देखिएगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो मुझे फिर बताइएगा। होगा क्या, जब आप क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 20 तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक मतलब 15 मार्क के क्वेश्चन को जब आप पहले करेंगे ना, तो आपका सबसे बड़ा टॉपिक रहता है, सबसे लेंथी होता है, वो सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे 1 घंटे में कंप्लीट करिएगा, 1 घंटे छोड़िए, 1 घंटे 10 मिनट में भी आप इसे कंप्लीट करते हैं ना, तो आपका जो क्वेश्चन 1 से लेकर जो 10 तक जो 10 मार्क करता है वो ऑटोमेटिक आपको बहुत जल्दी आएगा। आप इसे ट्राई करके देखिएगा, मतलब 15 मार्क का क्वेश्चन आप लिख लेंगे ना, तो उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ यार मेरे को बस 10 मार्क का लिखना है, वो भी इजी पार्ट है, वो मैं कर लूँगा। तो आपको ये जो पार्ट है ना, ये वाला क्वेश्चन 1 से 10 के बीच वाला, वो आपको बहुत ईजिली आएगा और क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट हो जाएंगे। जैसे कई लोग कहते हैं कि यार सर हम करते हैं FLT जब देते हैं तो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 16 कर पा रहे हैं, बाकी 3-4 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं कई के, है ना। तो सबसे अच्छा ट्रिक है ये वाली, कैसे कि आप सबसे पहले 15 मार्क के क्वेश्चन को करिए जो सबसे पहले आपके हो जाएंगे, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आप करिएगा कौन सा, ये वाला। आप इसे ट्राई करके देखिएगा टेस्ट सीरीज में, और नहीं होगा तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के बारे में बता दिया कि इसमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, और कैसे अप्रोच करनी है क्वेश्चन पेपर को अप्रोच, जैसे मैंने आपको बताया अभी इसके पहले स्लाइड में, ठीक है। अब कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, ठीक है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है यार, आप वीक में ना एक बार टेस्ट दे के देखिए, आप
भले ही आपका सिलेबस जितना भी कंप्लीट हुआ होगा, मतलब याद नहीं आ रहा है या फिर क्वेश्चन नहीं बन रहे, मान लो आपसे 10-15 क्वेश्चन नहीं मान लो आपसे क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं 20 वाला FLT दे रहे हैं आप, तो ये सोचिए कि आपसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 11 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, 7-8 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा ना कि यार आप कहाँ गलती कर रहे हैं, तो आपको उस गलती का एहसास होगा, तो आप वो गलती को सुधारेंगे। लेकिन आप FLT ही नहीं देंगे, आप टेस्ट ही नहीं देंगे, तो आप कैसे सकते हैं कि यार मेरी ये कमज़ोरी है, या फिर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरा टाइम मैनेजमेंट बेकार है, या फिर मेरे पास कंटेंट याद नहीं आ रहा है, या फिर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि मैं इसका प्रेजेंटेशन कब बनाऊँ। तो ये गलतियाँ कब पता चलेगी? ये गलतियाँ तभी पता चलेगी जब आप टेस्ट देंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिनका एस्पिरेंट का सिलेबस हो चुका है वो प्लीज़ आप एक बार टेस्ट दे के देखिएगा, ठीक है, और टाइम के साथ। ऐसा नहीं आप 4 घंटे में दे रहे हैं, 5 घंटे में दे रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, कोचिंग सेंटर में मैंने भी टेस्ट दिया हुआ है, उसमें लोग क्या करते हैं, 3 आवर्स का तो रहता है, उसमें 3 आवर्स को वो 4 आवर्स लगा के देते रहते हैं, ठीक है, जो कोई सेंस ही नहीं बनता। 4 घंटे में आप क्या बताना चाहते हैं? आप 4 घंटे में तो आप 20 छोड़ो, लोग 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, वो भी बहुत अच्छा आंसर लिखे, पर आप 3 आवर में लिखने की ट्राई करिए ना, जो एक्चुअल UPSC देता है आपको, ठीक है। इसके बाद SSB एस्पिरेंट है जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं और उनके क्वेश्चन बनाने का, मतलब जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, जैसे मान लो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर ली है उन लोगों ने, अब उनको भी आंसर राइटिंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे? तो जैसे मान लो आपने, जैसे वही एग्जांपल मैं आपको साइक्लोन का देता हूँ, तो साइक्लोन के बारे में आपने सब चीज़ पढ़ लिया, तो आप एक ब्लैंक पेज लीजिए। अब ब्लैंक पेज में आप देखिए कि यार साइक्लोन का मैं इंट्रो क्या लिख सकता हूँ, इसके मेन बॉडी में क्या लिख सकता हूँ, इसके कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूँ, इसके एक आंसर फॉर्मेट कैसे बना सकता हूँ। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे मान लो अभी जिसका सिलेबस स्टार्ट ही हुआ है या फिर आधा भी हो चुका है, तो आप जब रिवीजन करते हैं अपना, तो आप इसे सोचिए कि यार इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसके इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन में, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ आपको, जितने भी टॉपिक है ना, जितने भी टॉपिक हैं आपको, जो नोट्स बनाएंगे वो आप हमेशा इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन बनाइए, ताकि आप रिवाइज भी इनको यही करें। जब आपका टेस्ट हो तो आप मात्र ये रिवाइज करके जाएं, ना कि आप 500 वर्ड का देख रहे हैं, कंटेंट एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ठीक है। अब पेन की बात करते हैं कि कई लोग बोलते हैं ना कि सर कौन सा पेन यूज़ करनी चाहिए या फिर क्या, तो मैं भाई अभी से पहले बता दे रहा हूँ कि पेन तो अभी से डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा यूज़ करना है मेंस में। आप वहाँ पे मत करिएगा कि यार, जैसे होता है ना कई लोग कि 4-5 पेन रखते हैं, उसी से करते रहते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ केवल एक पेन रखिए, आप एक पेन से ही आप ट्राई करिए कि आप कौन सा पेन लिख सकते हैं और कौन सा आपको जम रहा है और कौन सा सूट कर रहा है, किससे हाथ नहीं दुख रहे हैं मेरे, है ना। तो ये पेन अभी से ट्राई करिए और इसी से नोट्स बनाइएगा और इसी से आंसर राइटिंग कीजिएगा। नहीं तो आप बाद में जब पेन सडनली चेंज करेंगे ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी स्पीड में भी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही आपको सफलता दिलवाएगी और यही चीज़ अपने को सीखनी है, ठीक है। ये हम सब साथ करेंगे, है ना। अब आपने इतना वीडियो देख लिया तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि आंसर राइटिंग कैसी करनी है और कैसी। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को स्टॉप करिए, फिर से 8 मिनट अपने टाइमर लगाइए, और जो क्वेश्चन पेपर A4 सीट है उसमें आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि क्या भारत अनेक विविधताओं का देश है? चर्चा कीजिए। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मिनट आपको इसको देना है और आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर आपने कैसे लिखा है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि कई लोगों ने इसमें आप लोगों ने बात किया होगा किसके ऊपर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कई लोगों ने इसमें बात किया होगा। कई लोग इन दो चीज़ों को बैलेंस, मतलब सामाजिक और आर्थिक के बारे में इतना ज़्यादा लिख दिए होंगे कि इसके बारे में जगह कम पड़ गई, ऐसे ही हुआ होगा ना। कई लोगों ने ये लिखे होंगे दो, मतलब आर्थिक और राजनीतिक लिखे होंगे, तो सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में कम हो गया होगा। तो यही गलती आपको सुधारनी है ना। पर इतनी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपने ये सोचना चालू कर दिया होगा चारों डायमेंशन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक के बारे में, ये आपने सोचना चालू कर दिया होगा। पहले तो आपने ये डायमेंशन सोचना चालू भी नहीं किया होगा, अब तो ये सोचना भी चालू कर दिया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। आप, आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी और बहुत नई चीज़ें आपकी सीखने को मिला होगा, और ये पता चला होगा कि एक आंसर को कैसे लिखा जाता है ना। तो कोचिंग में आपको, जैसे आप कोचिंग जाते हैं ना, तो कोचिंग में आपको ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती, क्योंकि टीचरों के पास इतना टाइम ही नहीं होता ना। देखिए एक क्लास का सेशन होता है 2 आवर का, 2 आवर में वो ये सब चीज़ें बताएगा या फिर वो पढ़ाएगा या फिर क्या करेगा, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ें आपको खुद से सेल्फ स्टडी से सीखनी पड़ेगी, ये आपको कोई टीचर नहीं बताएंगे, कोई भी नहीं बताएगा। इसलिए मैंने सोचा कि ये कमी मेरे साथ हुई थी, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग सीख सकें ये सब चीज़ें और ख़ुद से डेवलप कर सकें। और प्लीज़ ये चीज़ें, सब चीज़ें हैं ना, ये आप खुद से सीखिएगा, ये
किसी के बताने से नहीं आएगी या फिर वो करने से नहीं आएगी, ये सब चीज़ें आपको स्वयं से आएगी। इसलिए आप इसे प्रैक्टिस करते जाइएगा। शुरू में आई नो कि शुरू में प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी कि यार इसको इंट्रो कैसे लिखूँ, बॉडी कैसे बनाऊँ, कंक्लूजन। लेकिन 10-15 दिन जब हो जाएंगे ना और आपके पास हर एक टॉपिक का इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन होगा तो आपको टेंशन नहीं होगा। टेंशन कब नहीं होगा? प्री के बाद। प्री में जैसे ही आपका प्री में सिलेक्शन होगा ना, तो आप ये बहुत सारे आगे बहुत सारे, जैसे मैंने बताया ना कि 14,000 लोगों का 14,000 लोग सिलेक्ट होते हैं, तो मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि आप 8 से 7,000 लोगों से एज में रहेंगे, आप आगे रहेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको बस यही चीज़ आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। कौन सा? GS1, GS2, GS3, GS4, इसमें जो कंक्लूजन है, बॉडी है और जो इंट्रो है, बस यही याद करना रहेगा। कई के पास तो ये भी नहीं रहेगा, कई के पास ओनली कंटेंट रहेगा, पर उसको कैसे लिखना है इसी में ध्यान देगा। और उसके साथ साथ आप ऑप्शनल में अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास GS वाला जो टाइम है, आपने जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक लगाए वो आपका तो कम हो गया ना। अब ऑप्शनल में भी ज़्यादा ध्यान से सकते हैं, तो आप ऑप्शनल से भी ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, आपके दिमाग के तार खुल गए होंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछेगा, और आपको नोट्स वगैरह चाहिए टॉपिक के तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।